हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर एक सीरीज लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज बना रही है। इसमें ये अब हमारा छठा वीडियो है। हम आपको फैक्चुअल हिस्ट्री बता चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के 68 के जजमेंट के बारे में बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई पेटिशनर्स की तरफ से, उसके बारे में आपको बता चुके हैं। अब आज मुझे बताना है कि सरकार ने क्या कहा और किस तरह से फिर ये आर्गुमेंट क्लोज हुए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं कि डॉक्टर राजीव धवन की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने फैसला किया कि क्योंकि वो इलाहाबाद से इस मैटर में इन्वॉल्व रहे हैं और माइनॉरिटी राइट्स का कोई केस ऐसा नहीं जिसमें डॉक्टर धवन अपीयर ना हुए हों, उनसे रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने अपनी इल हेल्थ के बावजूद जो मेहनत इस केस पर की है और खड़े होके कंटिन्यूअसली बहस करना चाह रहे थे। बार बार सीजेआई कह रहे थे कि डॉक्टर धवन आप बैठ जाएं। कपिल सिब्बल साहब को रात के 1-1 बजे तक मैंने ब्रीफ किया है। सलमान खुर्शीद साहब और शादान फरासत, बिल्कुल एक यंग लॉयर जो उभरते हुए लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट अब बन गए हैं, शादान फरासत, सलमान खुर्शीद, ये सब पेटिशनर्स की तरफ से, डिफरेंट पेटिशनर्स की तरफ से अपीयर हुए। सरकार की तरफ से एक बैटरी ऑफ लॉयर्स ने बहस की और बहुत अच्छी बहस की। अंजुमन रहमानिया के भी यंग वकील एमआर शमशाद तकरीबन 50-55 मिनट बहस की और कोर्ट को बताया कि अंजुमन रहमानिया के रेफरेंस की वजह से भी अजीज बादशाह को रिव्यू किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने आर्गुमेंट्स ओपन किए, सॉलिसिटर जनरल ने आर्गू किया, राकेश द्विवेदी ने आर्गू किया, मिस्टर कॉल ने आर्गू किया। बड़ी जबरदस्त आर्गुमेंट्स दोनों पार्टीज की तरफ से हुए हैं। अब हमें जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। आइए देखते हैं कि सरकार ने किस तरह की बहस की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक बहुत ही नाइस ह्यूमन बीइंग हैं, निहायत शरीफ आदमी। उन्होंने अपने ब्रीफ आर्गुमेंट में जो सबसे पहले प्ली ली वो ये कि मुसलमानों को 1920 में यूनिवर्सिटी बनाने का हक ही नहीं था। पहले आपको हक होना चाहिए, फिर उस हक का रिकॉग्निशन होगा। स्कूल्स तो बनाए जा सकते थे लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती थी। किसी लॉ ने माइनॉरिटीज पर यह पावर कन्फर नहीं की थी, सिर्फ स्टेट लॉ पास करके यूनिवर्सिटी बना सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने का हक ही नहीं था, तो फिर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकती है जो यूनिवर्सिटी वजूद में आई। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि जो आर्टिकल 30 है वो राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस जो देता है, इसमें चॉइस का मुद्दा बाद में उठेगा। पहले क्या आप में वो कैपेसिटी है कि आप उस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाएं? अगर वो कैपेसिटी है तो फिर जो भी चाहें आप, वो आपकी चॉइस है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बहुत बड़े वकील हैं, बड़ी लंबी बहस की। रात के 2-2 बजे तक कई 100 पेज की उनकी रिटन सबमिशंस अपलोड होती थी और अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठकर जब उनको पढ़ते थे हैरान रह जाते थे और फिर उनका जवाब बनाना होता था। सबसे पहला आर्गुमेंट सॉलिसिटर जनरल ने यह लिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ा महान इदारा है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, 13 फैकल्टीज हैं, 107 डिपार्टमेंट हैं, 8 कॉलेजेस हैं, 2 एकेडमीज हैं, 9 स्कूल्स हैं, 23 सेंटर्स हैं। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतना ग्रेट इंस्टीट्यूशन जो NRIF की रैंकिंग में और दीगर जो रैंकिंग्स हैं पूरी दुनिया की, उसमें हमेशा टॉप 10 और 15 में रहता है।
वो कैसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है? जाहिर है कि इसका जवाब ये दिया जाएगा कि क्या माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन छोटे होने चाहिए और ख़राब होने चाहिए? बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव व्हीकल ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन होने चाहिए। हकीकत यह है कि देश के जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट स्टीफेंस हो, CMS वेलोर हो, सेंट जेवियर्स हो, ये माइनॉरिटीज ने एस्टेब्लिश किए। तीसरी चीज सॉलिसिटर जनरल ने यह कही कि दरअसल बाशा की रीडिंग गलत की है पेटिशनर्स ने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। एक्ट को पढ़ें। अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं तो एक्ट खुद बोल देगा। उन्होंने इरा यूनिवर्सिटी की, इंटेग्रल यूनिवर्सिटी की, इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी की और कई और ऐसी यूनिवर्सिटीज की एग्जाम्पल्स दी जिनमें एक्ट में ही यह लिखा था कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। जाहिर है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से यह जवाब दिया जाएगा कि अगर उन एक्ट्स को पढ़ेंगे तो उनमें जो कंट्रोल की पावर सरकारों को दी हुई हैं वो तो AMU एक्ट 1920 से बहुत ज्यादा है। इनमें से कई एक्ट्स में आप पाएंगे कि सरकार को इन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज को डिसॉल्व करने की पावर है। कई में गवर्नर चांसलर है। इसलिए ये इतनी अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं है। फिर बात उन्होंने कही कि देखिए 1920 के एक्ट में जो फाइनल कंट्रोल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो लॉर्ड रेक्टर गवर्नर जनरल के पास था। इसलिए ये लोग एडमिनिस्टर नहीं कर रहे थे। कपिल सिब्बल साहब पेटिशनर्स की तरफ से जवाब देंगे कि राइट टू एडमिनिस्टर आर्टिकल 30 के लिए रेलिवेंट नहीं है। जो अजीज बादशाह का एडमिनिस्टर के बारे में जितनी डिटेल्स जजमेंट में दी हुई हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ये तो सब रेशियो का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बादशाह खुद कह चुका है कि अगर आपने एस्टेब्लिश किया है तो राइट टू एडमिनिस्टर शैल फॉलो। यह तो पेटिशनर्स का एक गलत आर्गुमेंट था जिसके जवाब में अजीज बादशाह ने एडमिनिस्ट्रेशन पर जो कुछ किया। असली राइट आर्टिकल 30 में राइट टू एस्टेब्लिश है। अगर आपने एस्टेब्लिश किया है तो आपको एडमिनिस्टर करने का हक है, वरना आपको वो हक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने आज की यूनिवर्सिटी कोर्ट का कंपोजिशन दिखाया। जाहिर है कि 1981 के हिसाब से यह कंपोजिशन है। 1981 के एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हुई है, ना इलाहाबाद की अपील्स पर बहस हुई है। हो सकता है वो बहस बाद में सुप्रीम कोर्ट में हो, डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस पर फैसला क्या आता है। लेकिन अगर 81 की स्टैट्यूट भी देखें जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा सिर्फ 37 ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हो सकते हैं। आपको मालूम है कि 51 में वो शर्त हटा दी गई कि कोर्ट सिर्फ एक ऑल मुस्लिम बॉडी होगी। मगर आप देखिए मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सर सैयद ने बनाई, आज भी उसके 5 मेंबर्स। मुस्लिम कल्चरल सोसाइटीज 15 मेंबर्स। मुस्लिम कॉलेजेस 6 मेंबर्स। कॉलेजेस ऑफ ओरिएंटल लर्निंग के मेंबर्स हैं। वक्फ के 4 मेंबर्स हैं। उर्दू के 2 मेंबर्स हैं। मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटीज के 5 मेंबर्स हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह तो तकरीबन 179-180 में सिर्फ 37 है। प्रेजेंस इंश्योर की गई। मदर प्रोविंशियल का फैसला है कि एडमिनिस्ट्रेशन या तो फाउंडर्स के हाथ में हो या उनके हाथ में हो जिन पर फाउंडर्स को फेथ है। AMU के फाउंडर्स को फेथ था उस कोर्ट में जो 1920 में बनी थी और जो कि एक ऑल मुस्लिम बॉडी थी, और उसकी सक्सेसर कोर्ट्स में
फिर यह भी सॉलिसिटर जनरल ने आर्गू किया और पिटिशनर्स की तरफ और रेस्पोंडेंट्स की तरफ से यह बात कही गई कि बादशाह को डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। यह वो जजमेंट है जो 1968 से चला आ रहा है। जाहिर है कि उसके जवाब में यह कहा जाएगा कि ए गोपालन 1950 का था, पर मेनका गांधी ने उसे 1978 में ओवर रूल किया। जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड 2016 में 1962-1961 के जजमेंट को ओवर रूल किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से यह भी आर्गू किया गया कि रेफरेंस को देखें, यह अजीज बादशाह को रीओपन करने का हक नहीं देता। यह तो सिर्फ इतना कह रहा है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इंडिशिया क्या होगा, जो टीएमए पाई में क्वेश्चन नंबर 3A था और जिसको सुप्रीम कोर्ट की 11 जज बेंच ने आंसर नहीं किया था। दरअसल सरकार यह चाहती थी कि अजीज बादशाह पर बहस ना हो। अलीगढ़ की तरफ से जाहिर है कि जवाब दिया गया कि यह सिर्फ एक रेफरेंस की बात नहीं हो रही टीएमए पाई के, बल्कि 81 का रेफरेंस भी है और 2019 का जस्टिस रंजन गोगोई का भी रेफरेंस है। और जाहिर है कि उस रेफरेंस को बिना अजीज पाशा को रिव्यू किए हुए, बिना उस पर सुने हुए बात नहीं हो सकती। सरकार की तरफ से आर्गू किया गया कि 1950 से पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। अब जाहिर है कि एक तरफ कहा जा रहा है फंडामेंटल राइट्स नहीं थे और दूसरी तरफ मैं आपको बता चुका हूं कि बादशाह ने भी यह कहा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यह कहा कि फंडामेंटल राइट सरेंडर हो गया। जो राइट था ही नहीं, वो सरेंडर कैसे हुआ? फंडामेंटल राइट्स के बारे में आम तौर से ये जूरिस्प्रूडेंस है हमारी कोर्ट का कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हर इंसान जब पैदा होता है तो उस पे कन्फर हो जाते हैं। तभी 1905 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। केरला एजुकेशन बिल में यह बात आ चुकी है कि आर्टिकल 30 के राइट्स 1945-47 में सरेंडर नहीं हो सकते। सरकार की तरफ से आर्गुमेंट था कि 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा टेक इट और लीव इट। ये टेक इट में मुस्लिम कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कैरेक्टर छोड़ दिया। एक तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं। दूसरी चीज यह कि 1920 के एक्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लीव इट का टेस्ट पूरा होगा, क्योंकि 1920 के एक्ट ने ज्यादातर वो बातें जो मुस्लिम फाउंडर्स मांग रहे थे एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट पावर ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आर्गू किया गया कि कई और इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस थे। आईआईटी रुड़की की एग्जाम्पल दी गई, कहा गया उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं थी, गो के रिकॉग्नाइज थी उनकी डिग्री। जामिया मिल्लिया की एग्जाम्पल दी गई, काशी विद्यापीठ की एग्जाम्पल दी गई, बिहार विद्यापीठ की एग्जाम्पल दी गई कि देखिए उन्होंने तो ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जिनकी डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं थी, अलीगढ़ वाले भी ऐसे ही बना लेते। ये फंडामेंटल राइट का जूरिस्प्रूडेंस नहीं है कि किसी और ने उस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया और असर्ट नहीं किया तो दूसरा भी नहीं कर सकता। अलीगढ़ वालों की चॉइस थी कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी चाहते हैं जो एक एक्ट से बने, जिसमें सरकार का सुपरविजन हो और जैसे सरकार औरों को एड देती है इसको भी एड दे। और सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो भारत सरकार की तरफ से इस केस में आया वो ये था कि अलीगढ़ तो एंट्री नंबर 63 में यूनियन लिस्ट में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह लिखी हुई है। जो चीज नेशनल इंपॉर्टेंस की है वो माइनॉरिटी की कैसे हो सकती है? इस आर्गुमेंट का बड़ा जोरदार विरोध हुआ डॉक्टर राजीव धवन की तरफ से और कपिल सिब्बल की तरफ से। दरअसल पार्लियामेंट को जो पावर है
to declare any building, any museum, any institution as an institution of national importance. सबसे पहले बात तो ये कही गई जवाब में कि क्या माइनॉरिटी नेशन का हिस्सा नहीं है? क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते? कोई इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस का जब होता है जब वो एक महान इंस्टीट्यूशन हो, उसकी इंपॉर्टेंस हो। और ये तो खुद सॉलिसिटर जनरल ने माना कि ये एक महान इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा है और बहुत ग्रेट है। नेशनल कैरेक्टर और नेशनल इंपॉर्टेंस, कपिल सिब्बल ने कहा, ये दो अलग चीजें हैं। और जो और नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें मुसलमान कितने हैं? कपिल सिब्बल ने कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में 1.3%, आईआईटीज में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 1.4%। और फिर यह भी आर्गू किया कि अगर यह मान लें कि कोई इंस्टीट्यूशन अगर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो यह तो सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार होगा कि किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दे और फिर उसका अक़लियती किरदार खत्म हो जाए। और जाहिर है कि यह राइट आर्टिकल 30 के तहत पार्लियामेंट के पास नहीं है। नेशनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। दरअसल ये एंट्री जो है ये तो आई इस वजह से क्योंकि अंडर सेक्शन 100 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंट्री नंबर 13 से ली गई। पहले तो एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट थी। कुछ इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाकर पार्लियामेंट को हक दिया जा रहा है कि वो उनके बारे में लॉ बनाए। एजुकेशन तो बाद में संवैधानिक संशोधन से कॉन्करेंट लिस्ट में आएगी ताकि पार्लियामेंट को उस पर लॉ बनाने का हक बन जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जब इस एंट्री पर बहस हो रही है, नजीरुद्दीन अहमद और एचवी कामत बोल रहे हैं कि ये तो पार्लियामेंट को एक्सेसिव पावर्स मिल जाएंगी। उन्होंने कहा, अंबेडकर ने, कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस होगी और जरूरत होगी कि सरकार अपना हेल्पिंग हैंड उनको एक्सटेंड करे। और फिर अगर आप देखें सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2006 का एक्ट है, वो कहता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है तो हो सकता है उसमें रिजर्वेशन ना हो। यह मुमकिन है कि कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी माना जाए और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी माना जाए और उसमें कहा जाए कि भाई इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। राकेश द्विवेदी जी ने रिस्पोंडेंट की तरफ से बड़ी जबरदस्त बहस की। उन्होंने कहा कि देखिए, कंपेयर कीजिए जो और यूनिवर्सिटीज बनी थी अलीगढ़ से पहले, उनको और अलीगढ़ को। मैं ये पॉइंट आपको पहले बता चुका हूं। वो सारी यूनिवर्सिटी सरकार बना रही थी। राकेश द्विवेदी का आर्गुमेंट यह था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन ही नहीं सकती थी। वो कह रहे थे कि वुड्स डिस्पैच 1894 के बेसिस पर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बना है 1904 में। सरकार की पॉलिसीज बदलती रहती है। इसी केस में आप देख लें, पहले सरकार कह रही थी कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, बाद में कह दिया नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी बहुत सी पॉलिसीज बदलती रही। जब तक 1915 आया, 1920 आया, सरकार डिनोमिनेशनल यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए राजी हो गई। फिर यह भी बात कही कि जो फैक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, यह फैक्ट है
ये लॉ नहीं है और किसी लीगल फिक्शन से पार्लियामेंट को ये हक नहीं है कि वो प्रोस्पेक्टिवली या रिट्रोस्पेक्टिवली फैक्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को बदल दे। इशारा 1981 के एक्ट की तरफ था। अब जाहिर है कि जो जवाबात सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उन पर दिए जाएंगे, उनमें कहा जाएगा साफ तौर से कि अजीज बादशाह रेफरेंस का हिस्सा है। उसमें कहा जाएगा कि 51 और 65 के एक्ट माइनॉरिटी कैरेक्टर डिटरमिन करने के लिए नहीं देखे जा सकते। और छागला साहब की स्पीच तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। वो तो खुद कह रहे थे कि मैं कैरेक्टर नहीं बदल रहा हूं। अगर कैरेक्टर देखना है तो 1877 में देखना होगा और फिर 1920 में देखना होगा कि कितना कंटिन्यूटी उस इंस्टीट्यूशन से कायम रही। उसके लिए 51 और 65 और 72 नहीं देखना। हां, यह बात जरूर है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को 68 में कंफ्यूजन हुआ कि वर्ड इस्टेब्लिश का मीनिंग क्या है, तो पार्लियामेंट को हक था 81 में कि वो उस मीनिंग को क्लैरिफाई कर दें। जिस वर्ड से प्रॉब्लम हो रही थी उस वर्ड को डिलीट कर दें। कपिल सिब्बल साहब ने आर्गू किया, ये बात अक्सर आई है हमारे वीडियोस के रिप्लाई में। बहुत से व्यूअर्स लिख रहे हैं कि आर्टिकल 30 का राइट माइनॉरिटीज को है, तो देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को राइट कहां है? आर्टिकल 19 में है। वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। माइनॉरिटी को एक एडिशनल राइट दे दिया गया, एक और जगह कह दिया गया आर्टिकल 30। जैसे आर्टिकल 19 में रेगुलेशन अलाउड है सरकार की, ऐसे ही आर्टिकल 30 में रेगुलेशन अलाउड है। लेकिन रेगुलेशन के बिना पर आप ये नहीं कह सकते कि ये इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। कपिल सिब्बल ने बहुत ही स्पिरिटेड रिजॉइंडर दिया। उन्होंने कहा, देखिए 1920 के एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था? यूनिवर्सिटी कोर्ट के पास। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल काम करती थी अंडर द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में कौन है? चांसलर है, प्रो चांसलर है, वाइस चांसलर हैं, ट्रेजरार हैं। 124 फाउंडेशन मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है। फिर ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं 10 डिफरेंट स्टेट से जिन्होंने 1-1 लाख रुपया दिया हो, 60 ऐसे जिन्होंने 500-500 रुपए दिए हों, 40 ऐसे जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं और उनमें से 20 ऐसे जो एमएओ कॉलेज के ग्रेजुएट्स हों, 20 मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स होंगे जो सर सैयद ने बनाई, 33 मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटीज के मेंबर, 9 मुस्लिम डिग्री कॉलेजेस के मेंबर, 15 लर्नेड प्रोफेशंस के मेंबर्स और 9 मुस्लिम रिलीजन सोसाइटीज को रिप्रेजेंट करने वाले मेंबर्स। कोरम है 25 और फाउंडेशन मेंबर्स हैं 124। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए मैक्सिमम 30 मेंबर्स हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन 20 कोर्ट इलेक्ट कर रही है और फिर वीसी भी है और पीवीसी भी हैं जो कोर्ट इलेक्ट कर रही है और अपॉइंट कर रही है। यानी तकरीबन 22-23 मेंबर्स पर कोर्ट का कंट्रोल है। एकेडमिक काउंसिल में अगेन 15 मेंबर्स कोर्ट इलेक्ट कर रही है। उसके अलावा जो वहां पर कई डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, मुस्लिम थियोलॉजी, शिया थियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, 5-6 इस तरीके के लोग हैं। उन्होंने कहा, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, टीएमए पाई कह चुकी है राइट टू एडमिट स्टूडेंट्स है, सेक्शन 32 में दिया है एडमिशन कमेटी को राइट होगा। फी फिक्स करने का राइट सेक्शन 5 क्लॉज 10 में यूनिवर्सिटी का होगा। अपॉइंटमेंट करने का राइट स्टैट्यूट 27 में यूनिवर्सिटी का होगा। डिसिप्लिन करने का राइट अपने एम्प्लॉइज का स्टैट्यूट 40 में
यूनिवर्सिटी का होगा, डिसमिसल कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को पावर होगी स्टैट्यूट 5 में नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को डिसिप्लिन करने का। कपिल सिब्बल ने आर्गू किया कि जब तक एमएओ कॉलेज थे डिग्री रिकॉग्नाइज थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रेगुलेशन थी, लेकिन अब अपनी डिग्री रिकॉग्नाइज हो जाए तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे, यह कैसा होगा। और बात की डिसोल्यूशन, एमएओ कॉलेज डिसॉल्व हो गया, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा खत्म हो गया एमएओ कॉलेज, नया एक इंस्टीट्यूशन बन गया 1920 में। यह डिसॉल्व हुआ है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। जैसे चाय में शक्कर डिसॉल्व हो जाती है लेकिन चाय में रहती है, उसी तरह यह एमएओ कॉलेज डिसॉल्व हुआ है यूनिवर्सिटी बनने के लिए। कहा गया था सरकार की तरफ से कि कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी तो आजादी से पहले था ही नहीं। जवाब दिया यूनिवर्सिटी ने कि 1909 के एक्ट में मुस्लिम रिजर्वेशन इंपीरियल काउंसिल में 8 मेंबर 27 में से, 1919 के एक्ट में, 1935 के एक्ट में रिजर्वेशन हो रहा है। सिखों का भी हो रहा है, क्रिश्चियंस का भी हो रहा है, एससीज का भी हो रहा है, मुस्लिम्स का भी हो रहा है। 49 मेंबर्स अपर हाउस में, 1935 में 82 मेंबर्स। तो माइनॉरिटी का रिकॉग्निशन था, आइडिया ऑफ माइनॉरिटी था। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हो सकता है इस केस में लिमिटेड जजमेंट आए और कोर्ट सिर्फ इंडिशिया ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाए। डॉक्टर राजीव धवन ने बड़ी मेहनत के साथ बताया कोर्ट को इंडिशिया डिसाइड करने में कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे और कौन से फैक्ट रेलिवेंट नहीं होंगे, और जो रेलिवेंट होंगे उनकी साइटेशन दी, किस केस से वो ले रहे हैं। रेलिवेंट होगा कि फाउंडर माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी 50% से कम हो स्टेट में, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इंटेंशन माइनॉरिटी कम्युनिटी का साबित हो। एसके पात्रों का जजमेंट है। इनामदार के जजमेंट में कहा कि इंटेंट टू फाउंड द इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टीट्यूशन बोनाफाइड हो, ड्यूबियस ना हो। एपी मेडिकल कॉलेज का जजमेंट है। स्टीफन की एग्जाम्पल दी कि कॉन्स्टिट्यूशन उस इदारे के जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब एक साथ पढ़े जाएं, एक्ट, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशंस। अजीज बादशाह ने सिर्फ एक्ट देखा, स्टैट्यूट्स को नहीं पढ़ा सही से। ये रेलिवेंट होगा कि इंटेंट होना चाहिए टू बेनिफिट द माइनॉरिटी। मदर प्रोविंशियल का जजमेंट पे बेस्ड है ये। एडमिनिस्ट्रेशन वेस्टेड हो फाउंडर में या उनमें जिनमें फाउंडर को फेथ हो। मैं पहले बता चुका हूं कि कोर्ट और ईसी और एसी में फाउंडर्स को फेथ है। रिलीजियस एजुकेशन का प्रावधान हो। ये वो फैक्टर्स हैं जो इंडिशिया डिसाइड करने में देखे जाने चाहिए, और हर फैक्टर जो डॉक्टर धवन ने दिया उसमें साइट किया सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट। जो रेलिवेंट नहीं होंगे वो क्या है? फैक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई एक्ट बना किसी इंस्टीट्यूशन को, ये रेलिवेंट नहीं है। सेंट स्टीफन अंडर एन एक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, फिर भी माइनॉरिटी है। कई और एग्जाम्पल जो सॉलिसिटर जनरल ने दी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बाई एन एक्ट बने थे। इसका मतलब एक्ट बनना और ना बनना ये रेलिवेंट नहीं है डिसाइड करने के लिए कि इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी है। डिग्री रिकॉग्निशन ये डिटरमिन नहीं करेगा कि माइनॉरिटी है या नहीं। अगर डिग्री अच्छी होगी, जेन्युइन होगी, तो रेगुलेटर रिकॉग्नाइज करेगा। एड मिलना ये टेस्ट नहीं है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 साफ कह रहा है एड मिलने से कैरेक्टर चेंज नहीं होता। एड मिलने से गवर्नमेंट रेगुलेशन बढ़ जाती है, ऑटोनॉमी थोड़ी घट जाती है। एक्सीलेंस के लिए रेगुलेशन होना
यह टेस्ट नहीं है डिटरमिन करने के लिए कि अगर रेगुलेशन है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। सेकुलर एजुकेशन होना यह टेस्ट नहीं है। सरकार की तरफ से आर्गू किया गया कि देखिए इतनी पावर्स हैं यूनिवर्सिटी की, उसमें रिलीजन और इस्लाम के बारे में तो बहुत कम है। जाहिर है कि वो यूनिवर्सिटी बना रहे थे, कोई मदरसा नहीं बना रहे थे। नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन होना यह टेस्ट नहीं है। नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन वो बनेगा जिसकी नेशन के लिए इंपॉर्टेंस हो। नॉन माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हो यह टेस्ट नहीं है। यह गांधी फैज़े आम का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हो सकता है माइनॉरिटी को जरूरत पड़े कि एक्सपर्ट नॉन माइनॉरिटीज से लें अपने इदारों को चलाने के लिए, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ना हो यह भी टेस्ट नहीं है। अगर कहीं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है उन एग्जाम्पल्स में जो सॉलिसिटर जनरल ने दी तो ठीक है, ना हो तब भी फर्क नहीं पड़ता कि आप माइनॉरिटी हैं या नहीं हैं। अगर ये जो इंडिशिया है ये एएमयू एक्ट 1920 पे लगा दिया जाए तो सब के सब टेस्ट फुलफिल होते हैं। सर सैयद ने हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट देखे, इंटेंट भी था, इनिशिएटिव भी था, पैसे भी रेस किए गए 30 लाख, मुसलमानों के बेनिफिट के लिए था। एमएओ कॉलेज का रूल नंबर 2, द कॉलेज इज प्राइमरली फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। सेकुलर एजुकेशन का भी प्रावधान है। कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन भी है 1920 में, जो ऑप्शनल बनेगी आर्टिकल 28 की वजह से 1951 में। उन बॉडीज में फेथ है फाउंडर्स का, कोर्ट और ईसी और एसी और उनकी सक्सेसर बॉडीज में। मुस्लिम प्रेजेंस भी मौजूद है। और सेंट स्टीफेंस की तरह अगर आर्किटेक्चर और बिल्डिंग्स देखें तो कल्चरल सिंबोलिज्म भी है। सेंट्रलिटी ऑफ मॉस्क भी है कि 25 किलोमीटर यूनिवर्सिटी मॉस्क से आप जो चाहें सेंटर और डिपार्टमेंट बना लें। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 100% एडेड भी हो सकता है। एड से माइनॉरिटी कैरेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट सरकार एड इस शर्त पर नहीं दे सकती कि तुम्हारा माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाए या खत्म हो जाए या तुम सरेंडर कर दो। यह एक संवैधानिक मुद्दा है। बहुत अच्छी बहस हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। देश की न्यायपालिका पर हमें विश्वास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आए उस जजमेंट पर हम बात करेंगे अपने आखिरी एपिसोड में, जजमेंट आने के बाद। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।